अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एंड क्या हाल है आप लोगों का? वी हैव टू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स। आपको सब पता है, आपको सब पता होगा, लेकिन हम दोबारा बताना चाहते हैं। आपको पता है, ऑब्वियसली एक पूरा दिन गुजर चुका है। एक तो ये दिन नहीं गुजरना था ना, आपको पता है, पहले संडे को होना था फाइनल और फिर सैटरडे को हो गया। बट एनीवे, डिफेंडिंग चैंपियंस थे लाहौर कलंदर्स और उन्होंने क्या डिफेंड किया कि दोबारा से बैक टू बैक टाइटल इज बैक। पहली टीम बनी है बैक टू बैक दूसरी दफा टाइटल जीतने वाली, और यूं दूसरी दफा टाइटल जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्होंने रिकॉर्ड भी अपने बराबर कर लिया है। लाहौर कलंदर was certainly at the top of their game since the tournament started. बीच में कुछ दिन कुछ मैचेस आए, लेकिन at the same time हमें रिजवान के मुल्तान सुल्तान को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ना सिर्फ आखिरी मैच में बल्कि इससे पहले वाले मैचेस में भी जिस शानदार खेल का मुजाहिरा किया, it could have been anybody's game. अच्छा आप बताएं, सही बताएं। हाँ। मुझे एक वक्त में लग रहा था कि लाहौर के हाथ से मामला निकल गया है। मत देखिए, बात ये है कि दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टीम्स थी और फाइनल में अगर दो टीमों को आना था तो वो डेफिनेटली यही टीमें थी और तो कोई थी नहीं, तो इसलिए इट कुड हैव बीन एनीबडीज गेम। और फिर आपको पता है ना कि जब इतने मैचेस खेल के फाइनल में दो टीमें पहुंचती हैं तो उस दिन की मुनासबत से जिसका भी लकी डे एक चल रहा हो, दे विन बिकॉज दे वर बोथ रियली गुड टीम्स। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा दिल और हमारी दुआएं तो लाहौर कलंदर्स के साथ। इतना बड़ा पहाड़ जैसा हदफ, शाहीन की लाजवाब परफॉर्मेंस ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी। सो बैटर के तौर पर आके उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी टीम को उस बहरान से निकाला जिसमें वो ऐसा लग रहा था बस जाने ही वाली है। आपको अब रीस्टैब्लिश कर रहे हैं एज एन ऑलराउंडर बिकॉज ही कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। और उनसे कुछ हमारे दोस्तों की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने जो लेटेस्ट ये जो शॉट मारने की टेक्निक्स और ट्रिक्स है ना, ये उन्होंने अपने ससुर साहब से सीखी है। और अभी जब लाहौर वो कराची में थे तो उन्होंने बाकायदा उनके साथ प्रैक्टिस भी की है। सो दैट हैज़ प्रॉब्ली ऑल्सो पेड ऑफ। बट आखिरी बॉल पे मैच का फैसला होना, सो कंग्रेचुलेशंस टू मुल्तान सुल्तान एज वेल कि वो इतना ज़बरदस्त खेले हैं। बैड फॉर रिजवान एंड ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द टीम। मैं मुल्तान की बात कर रही हूँ बिकॉज दे वर, आई एम श्योर दे फॉर अ मोमेंट थॉट के दे हैव इट, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था that they had it. क्योंकि बहुत से मेरे दोस्तों ने तो सैड सॉन्ग्स की एक लिस्ट भी कंपाइल कर ली थी इन केस लाहौर लूजेस। अच्छा, अब ये हुआ कि अब खत्म हो गया और ऑब्वियसली लाहौर जीत गया, PSL 8 इज ओवर। तो कल जरा एकदम से वो थोड़ी सी डिप्रेशन डिप्रेशन सा हो रहा था बिकॉज वी बिकेम सो यूज्ड टू, हर साल यही होता है, बिकम यूज्ड टू वाचिंग ऑल द टीम्स प्ले और फिर एकदम से लल होता है कि अब क्या करना है। जैसे आप कहीं गए हुए हो या आपके घर कुछ मेहमान आए हुए हो ना और एकदम से वो चले जाएं तो कुछ दिन आपके बड़े उदास गुजरते हैं, और वही हो रहा है हम सबके साथ भी। मेहमानों के जाने के बाद खुशी भी होती है वैसे। आई ट्राई टू बी अ गुड होस्ट, मुझे तो ज़्यादातर मेरे मेहमान भी अच्छे होते हैं। सो मेरे दिन ज़रा उदास गुजरते हैं, इसलिए वही कंडीशन हम सबके साथ हो रही है। और वैसे भी इसके अलावा क्या है, हाँ, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा क्या है, कहीं कोई उम्मीद की किरण, कहीं कोई रोशनी, कहीं कोई अच्छी बात, कहीं कोई ऐसा मामला नज़र आता है जहां एक दूसरे पे लोग तंज के निश्तर बरसा रहे हों और बस गालम गलोच से एक स्टेप पहले के मामलात ना पहुंच चुके हों। उससे बात बहुत आगे जा चुकी है, हाथापाई, लड़ाई, पेट्रोल बम्स, मतलब अब हमें कार्रवाइयाँ, छापे, वाटर कैनन्स, वो सब भी हमें मेंशन करना चाहिए। सो ये सब कुछ हो रहा है एंड लिटरली आपके जज्बात मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो अब थक गए हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा दिल नहीं करता ये सुनने का या देखने का, लेकिन जो कर रहे हैं, जो सारे लोग कर रहे हैं, वो नहीं थके हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनमें से किसी को भी इस मुल्क और इस कौम का ख्याल नहीं है। ना उनको है जो ये कहते हैं कि हम तो इस मुल्क और कौम की खातिर ये कर रहे हैं, और ना ही दूसरी तरफ वालों को है जो कहते हैं हम भी मुल्क और कौम की खातिर ये कर रहे हैं। सो लिटरली इस मामले का, इस बात का कोई हल नहीं है जब तक वाकई को दिल से इस मुल्क के लोगों का सोचकर हल निकालने की तरफ कदम ना बढ़ाए, जो कि नहीं बढ़ा रहा कोई, सिर्फ बयानबाजी होती है और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ये करने के लिए तैयार हैं, फलां करने के लिए तैयार हैं। भाई आपको और मुल्क को किस पॉइंट पर लेके जाना है? जब तक हम नहीं आएंगे हम इसी पॉइंट पे लेके जाएंगे। और कोताहियां जो है ना वो दोनों साइडों पे माशाल्लाह बराबर की हैं कि एक तो कर रहा है, दूसरे को टैकल ही नहीं करना। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, मैं सोच रहा था कि 30 अप्रैल को कैसे होंगे पंजाब में इलेक्शन, और अगर हो भी गए तो कौन मानेगा उन नताइज को? मतलब ये बात कितनी मुश्किल है समझना। और बॉटम लाइन ये है अब्दुल्ला के खान साहब ने कहा था
कि उन्हें हुकूमत से निकाला गया तो वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। उस वक्त हम सोच रहे थे कि मतलब मज़ीद क्या होंगे, क्या कर लेंगे, लेकिन आज हाल ये है कि पूरी PDM, हुकूमत, इंतज़ामिया और तमाम तर जो रियासती मशीनरी है वो एक तरफ है, मगर खान साहब जो है वो अकेले सब पर भारी हैं। और ये मानना पर, अब ये क्रेडिट है या क्या है, मैं ऑनेस्टली आई विल नॉट गो इनटू द डिबेट कि बड़ी जय हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, बट The truth is and the fact is कि सारे एक तरफ हैं और वो एक तरफ है और वो अभी भी भारी है, और उन्होंने सबको इसके बावजूद आगे लगाया हुआ है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। खैर, गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, हुकूमत उन्हें अदालती कटहरे में पेश तक नहीं करा सकती। हुकूमत शुक्र करे खान साहब लाओ लश्कर के साथ ही सही कभी कभार अदालत आते तो हैं, और अगर वो ना चाहें तो आपको पता ही है किसी के माई के लाल में हिम्मत तो नहीं है कि उसको उनको छू सके या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। खान साहब के ख्याल में अवामी शऊर अब बेदार हो चुका है, अब ये बोतल में बंद नहीं हो सकता, जो कि कुछ इंडिकेशंस भी ऐसी हैं कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो देखिए, बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत मान ले कि खान साहब की मकबूलियत के सामने आज कुछ भी टिक नहीं पा रहा, और इलेक्शन वक्त पर होंगे भी या नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता फ्रैंकली, और हुकूमत को इलेक्शन में अपना हाल नज़र आ रहा है डेफिनेटली, और इसीलिए शायद नहीं हो रहे इलेक्शंस। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अभी से कह रहे हैं कि नतीजा कोई नहीं मानेगा, मतलब ही नोज। इमरान खान साहब एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वो होता है, हमारी एक राय है, लेकिन वो एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। उसमें जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करे। ये इलेक्शन जो है ये एक नया झगड़ा और नया तनाज़ा लेके आएगा। ये इलेक्शन जो है ये मुल्क में फसाद और अनारकी को जो है वो जन्म देगा, ये फितने को जन्म देगा, जो कि आपका जो है वो मकसद है। और सर्टनली हुकूमत की पहुंची कारकर्दगी ने खान साहब के एतमाद में इजाफा किया। मतलब खान साहब के पल्ले क्या था उस्मान बुज़दार टाइप लोगों की परफॉर्मेंस, मतलब, लेकिन इनके पास इनका स्टैंडर्ड उससे भी इतना नीचे गिर चुका है कि वो भी लोग भूल गए हैं। मतलब ये भी तो कहते हैं ना कि वो आप कोई आर्ग्यूमेंट हो रही हो तो आप इट्स बेटर कि आप खामोश रहें, क्योंकि अक्सर लोग अपना मुंह जब खोल देते हैं ना तो वो उनकी वो डिग्निटी जो होती है ख़त्म हो जाती है, तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट। महंगाई से लोग तंग हैं और यही लग रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो PDM शीडीएम तो फारिग हो जाएंगे। इमरान खान साहब पर पूरा एतमाद है कि उनकी मकबूलियत उन्हें दोबारा से वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बिठा देगी, और क्या इस मरतबा पाकिस्तानी सियासी तारीख के बहुत से मामलात एक नए जाविये में लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या वाकई सिर्फ अवामी मकबूलियत वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने का पैमाना साबित होगी? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। दीगर फैक्टर्स जो होते हैं हमेशा ही किसी भी वज़ीर आज़म के उस कुर्सी तक पहुंचने या बैठने तक, जिस तरह खान साहब पहले भी बैठे, वो सबसे सबके इल्म में ही हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन इस मरतबा क्या वाकई ये फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होंगे या नहीं होंगे, और ये जो हमारी दिहाइयों की सियासत है इसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? और फिर मतलब देख ही लें कि जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, तो फिर आपका रुझान उस तरफ चला जाता है ना, जो लड़ रहे हैं आने के लिए वापस, जैसे खान साहब हैं कि चलो दोबारा से उसी को चांस दे। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी जन्म दे रही हैं ना दिमाग में कि व्हाट इज़ बेटर फॉर द कंट्री बेसिकली। बिकॉज अभी हम बात भी यही कर रहे थे कि राना साहब का ये स्टेटमेंट कहना कि जी कोई नहीं मानेगा ये इलेक्शंस और जिनके जो रिजल्ट्स होंगे, तो आप जनरल इलेक्शन कराएं। ये मुल्क के कोई हालात हैं इस वक्त कि ये पूरी एक गेम जो है तू मैं टाइप खेली जा रही है, आप इलेक्शंस कराएं और कॉन्फिडेंस दे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। वरना अब तो बिल्कुल दूर भागने हैं कि इनकी तो अपनी इतनी फूट पड़ी हुई है कि इनको तो मदद करने की भी जरूरत नहीं। और देखिए, हम उम्मीद तो क्या ही अच्छे की करें, क्योंकि पहले भी खान साहब आए, अब वो बहुत पूरी उम्मीद है कि दोबारा आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना सारा वक्त दूसरों से बदले लेने में सर्फ कर दिया, और अब तो ही हैज ऑल द मोर रीजंस टू टेक बदलास, टू बी मोर विंडिक्टिव, टू टेक मोर रिवेंजेस। सो अल्लाह करे कि कोई मौजज़ा हो जाए और उनकी तबीयत और सरिश्त में कोई तब्दीली आए, अदरवाइज वो जितने अगर दोबारा बरसर इक़्तिदार आए तो वो सारा वक्त भी दूसरों से बदला लेने में ही सर्फ करेंगे। इंशाल्लाह इसी हफ्ते रमज़ान शुरू हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ प्राइमरी दुआ जो हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए ना, वो मुल्क के लिए दुआ करें, क्योंकि अगर मुल्क में स्टेबिलिटी ना आई, अब उस नहज पे बात चली गई है कि वो लिटरली, एक तो होता है ना एक्सप्लोड करना, ये इम्प्लोड कर रहे हैं हम लोग बीच में से ही। तो हमारी प्राइमरी दुआ होनी चाहिए कि कोई अकल दे,
कोई हमारे लीडर्स को, सारों को, हमको भी शायद, और जस्ट गेट बैक टू द नॉर्मल दैट वी नीड टू गेट बैक टू। मुनीब हमारा इंतजार कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं कानूनदान ने, बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया। मुनीब, पिछले 10 दिन में हमने देख लिया कि हुकूमत अपना पूरा जोर लगाकर भी अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को गिरफ्तार तो क्या, अदालत पेश तक नहीं करा सकी, फर्द जुर्म नहीं लग सकी। इस पूरी एक्सरसाइज से कुछ हासिल हुआ हुकूमत को? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, पिछले 10 दिन के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आती है वो ये है कि जिसका इदराक हमें पहले भी है कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर हैं। एक क्वेश्चन पाई जाती है कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हो जाए, कोई कीमती जानों का ज़िया ना हो, वर्कर्स हैं, मासूम हैं, और जो इमरान खान साहब के साथ भी जुड़े हुए हैं लेकिन हैं तो वो पाकिस्तानी शहरी, तो उनके खिलाफ एक ऑनस्लॉट कैसे की जा सकती है, ऑल आउट ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है। और इमरान खान साहब ने इस एक कमजोरी को बड़ा जबरदस्त तरीके से सियासी तौर पर कैश करवाया है। ना सिर्फ उन्होंने क्योंकि बयानिया उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ना सिर्फ उन्होंने इस एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया है, बल्कि उन्होंने वो बात भी सेल की है कि बेसिकली उनको गिरफ्तार नहीं, उनको कत्ल करना चाहते हैं, और उस कत्ल के अंदर मुलविस और भी बहुत से लोग हैं, रियासती इदारों को, पाकिस्तान की फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को तो वो टारगेट कर ही रहे हैं। तो हुकूमत की नाअहली अपनी जगह या इसकी बुरी प्लानिंग, वो चले आप उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि पूरी रियासत और उसके जो इदारे हैं वो एक बड़ी कॉशियस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका डिविडेंड ये होता है कि 2 steps फॉरवर्ड एंड 10 steps बैक, जिससे कोई चीज़ हासिल जमा जो है वो सिफर होता है। सिवाय इसके कि इमरान खान साहब जब चले गए इस्लामाबाद तो पीछे से उन्होंने वो एक नो गो एरिया ख़त्म करने की कोशिश की, जो एक दिन हुआ और अगले दिन फिर पुलिस ने उसे खुद नो गो एरिया बना दिया। ऐसी सूरत हाल में जब तक एक पूरे एक ब्रॉडर कोई कंसेंसस नहीं होता कि आगे किस तरह से चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ना सिर्फ पॉपुलैरिटी वाइज कैपिटलाइज कर रहे हैं, सियासी तौर पर भी कैपिटलाइज कर रहे हैं, और ये जो वीकनेस है पूरी रियासत की, इसको बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। बहुत आपने सही बात की, और ख़ास तौर पे जो ज़मान पार्क में उसके बाद वो जो हल्ला बोला गया है, मतलब व्हाट वाज दैट, क्या उसकी ज़रूरत थी? अभी ये बहुत से सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं कि हु इज़ एक्चुअली डिसीजन मेकिंग, कौन कर रहा है और क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि इससे हासिल क्या होगा। अच्छा ये बताएं, जो डिसीजन कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है, बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है, इसलिए बिल्कुल हाथ हौला कर लें, लेकिन कौन ये समझेगा। मुनीब, इस सब के बाद तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं उनका एतमाद आसमान पर है, और वो कह रहे हैं कि शऊर का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया और अब कोई रोक नहीं सकेगा इसको। शायद हुकूमत भी ऐसा ही समझती है, और इसीलिए आज वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास भी बुलाया है। ऑब्वियसली एक पैनिक और एक टेंशन तो है कि लगता है कि अब हुकूमत भी डेफिनेटली पैनिक में, और कबल अज़ वक्त इलेक्शन जैसे ऑप्शंस पर गौर भी कर रही है। एक टाइम से चीज़ अगर कर लें, एक अच्छे ठंडे दिमाग से, एक डिग्निटी के साथ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पैनिक स्ट्रिकन तो ये हुकूमत उस वक्त से है जब से इमरान खान साहब ने पिछले साल बाई इलेक्शन जीतने शुरू कर दिए थे। इमरान खान साहब के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि जब वो हुकूमत से निकले और अगले दिन जो लोगों का आउटपोर था, दैट वाज प्योरली ऑर्गेनिक। वो किसी ने लोगों को इकट्ठा करके नहीं भेजा था, लोग उनके लिए, इमरान खान साहब के लिए खुद बाहर निकले थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर जिस तरह से उन्होंने बाई इलेक्शन जीते, अब उसके अंदर कोई धांधली, कोई सिरे से कोई चीज़ कुछ भी नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि इन्होंने धांधली करने की कोशिश की, फिर भी मैं जीत गया। इस बात की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर सकता कि कितनी धांधली करने की कोशिश की और वो किस तरह से जीत गए। लेकिन वो उस जीत ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। हुकूमत पैनिक स्ट्रिकन उस वक्त से है। दूसरा फैक्टर ये है कि हुकूमत मुआशी तौर पर इस वक्त बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। मुल्क की मईशत इस वक्त डावाडोल है, तमाम अतराफ से प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। जो इत्तेहादी हैं तमाम, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा साथ जुड़े हुए नहीं है, और एक इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े लीडर को गिरफ्तार करना या उसके खिलाफ केसेस सक्सेसफुली चलाना, इसके लिए सियासी कंसेंसस के साथ साथ रियासती कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत इस वक्त एक चीज़ जो लैक कर रही है वो ये कि इस वक्त रियासती कंसेंसस शायद हुकूमत को उस तरह से नहीं मिल रहा। हुकूमत समझती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ मौजूद हैं, उनमें भी सारे ये शायद इस हक में नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये केसेस बहुत स्पीडीली आगे चले। ना ही अदलिया का ये माइंडसेट नजर आता है कि वो जितनी हुकूमत की ख्वाहिशें हैं या सियासी ख्वाहिशात हैं उनको कोई घास डालेगी।
खैर ख्वाहिशात तो चाहे हुकूमत की हों या खान साहब की हों, अदलिया या किसी और को, उनका मतलब अदल और इंसाफ पे फैसले करने चाहिए। मुनीब ये बताइएगा कि खान साहब ने एक दिलचस्प बात ये भी की है और वो ये कहते हैं कि गिरफ्तार होने का मकसद ये, उनको करने का मकसद ये था कि वो इलेक्शन के टिकट जारी, वैसे तो उन्होंने बहुत तवील मकासद बताए, पता नहीं मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिलफर्ज अगर अरेस्ट हो भी जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही साहब जो कि पार्टी के सीनियर हैं, तो इतने सीनियर लोगों पे एतमाद नहीं है अपेरेंटली खान साहब को कि वो टिकट भी जारी कर सकें। देखिए, ये इमरान खान साहब की जमात का अपना मामला है कि इमरान खान साहब, वैसे इमरान खान साहब को अगर वो पार्टी में ना हो या इधर उधर हो तो उनके बगैर पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमरान खान साहब के गिर्द पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घूमती है और जो वोटर कनेक्ट है वो भी इमरान खान साहब से ही है और वोटर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा ये शायद चीज़ें इमटेरियल हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल जाते हैं या उनको सजा होती है या वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो टिकट्स का कोई इशू होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो कितने खुद पॉपुलर हैं। वो जिसको कहेंगे वो जेल अगर गए भी तो वो जेल जाएंगे ना, कोई काला पानी तो नहीं चले जाएंगे, इनएक्सेसिबल तो नहीं हो जाएंगे। अव्वल तो वो भी मुझे इतना कोई जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि वो बहुत स्पीडीली वो काम को आगे चले, क्योंकि कानूनी प्रोसेस है और जो हुकूमत की ख्वाहिशात है वो अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को इतनी जल्दी होने जा रही है। लेट्स से अभी भी यही लग रहा है, आसार तो यही है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला अभी। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक। लेकिन बात यह है और सब बातों की बात यह है कि कुछ सोच लें, शायद कुछ आवाम पे रहम करें। ये मुल्क इस वक्त एक केओस का शिकार है। बयानबाजियाँ, इल्ज़ामात, कत्ल की साजिशें, दूसरों को झूठा कहना, किसी को दहशतगर्द बना देना और किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कौम को मुख्तलिफ लेबल से नवाजना, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग अस। And then there is a large chunk of society and people who are not really interested in politics. देखिए वो भी भुगत रहे हैं, तो हर किसी को everybody has to go through this tension। इसका एक तो वो लोग हैं ना जो बहुत enthusiast हैं और वो बहुत से हैं जो जुटे हुए हैं, एक वो है जो इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो अब तंग आ चुके हैं और वो कहते हैं कि किस सरदर्द में हम सबको मुल्क समेत मुब्तला किया हुआ है। सो लेट्स जस्ट होप एंड प्रे फॉर द कंट्री। अब पता है क्या है, अब क्या किसी को कहना, अब वाकई रमज़ान बस इट्स अराउंड द कॉर्नर और अब हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ हमारे लीडरान को अक्ल व हिदायत दे कि ये इस मुल्क और इस कौम का कुछ सोचें। आमीन। और एक्चुअली आवाम को भी, ताकि वो इतना शऊर उनमें आ जाए कि किसके पीछे लगना है और किसके पीछे नहीं लगना। तो ये सारी चीजें, और अगर किसी के पीछे भी लगना है तो अंधे होके नहीं लग जाना। हाँ, मतलब बी क्रिटिकल ऑफ द गॉड्स दैट यू हैव मेड, द लीडर्स दैट यू हैव मेड, उनको भी चेक में रखें, तो उनके बारे में भी क्रिटिकल करें। मतलब कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, कोई 100% कोई मतलब कोई एंजल्स नहीं उतर रहे ऊपर से, दीज आर ह्यूमंस, so everybody has their faults। अच्छा, एक चीज मूव ऑन करते हैं और अदम बर्दाश्त जो है ना, और इस सारे मामले में जो हम लोगों के बीच डिविजन्स आ रही है ना, मतलब मैं कहता हूँ मोहल्ले वालों छोड़ो, ख़ानदान वाले छोड़ो, बहन भाइयों के बीच जो डिविजन्स आ रही हैं, ऐसा माहौल पता नहीं, वालिदैन अम्मी से मैंने पूछा नहीं कि उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन बड़ी टॉक्सिसिटी सी महसूस होती है अपने इवन घरों में भी, अपने ख़ानदानों में भी, अपने दोस्तों में भी, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट टेंजेंट्स पे लोग हैं और वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और उनको इस पॉइंट पे लाने वाले लीडरान तो एक दुआ ये भी होनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म जो है ना, ये भी बर्दाश्त करें थोड़ा सा सुनने की, क्योंकि हमारे लीडर्स तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अवाम जो हैं, हम तो उनके लिए लड़े मरे नहीं ना, हम तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करें। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम्स और मुश्किल वक्त है, लेकिन एनीवे अब आगे मैं कोई और बात करना चाह रही थी, लेकिन छोड़ें सब कुछ, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद में भाई हम अपनी बातें तो आपको पता ही है करते ही रहते हैं, करेंगे भी, लेकिन हमने सोचा ज़रा अपने पे से बोझ इधर उधर कुछ देर के लिए रखें और दुनिया में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली हमारे हमसाया मुल्क से जुड़े मामलात। लंदन में हुआ एक्चुअली खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहरा और काफ़ी मामला आगे बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि शुरका ने भारतीय हाई कमीशन से भारतीय परचम उतार कर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। लंदन जैसी जगह पे अगर ये कर रहे हो जाके, आपको पता है वहाँ जो भी होता है वो पूरी दुनिया देखती है और इसीलिए हमें भी बड़ी तकलीफ होती है जब इतने मुजाहिरे और सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के हवाले से। एनीवे आपको ये भी बताएं कि सिख तंजीम दल खालसा ने जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है और एक कारकुन गिरफ्तार भी किया। भारत का एहतजाज
नई दिल्ली में बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं क्रिस्टीना स्कॉट को तलब किया है इस सिलसिले में। अब लेट्स सी इस बारे में आगे क्या कार्रवाई होती है। एक्चुअली ये जो तंजीम है, इनके एक लीडर हैं जिनको अरेस्ट करने की कोशिश आजकल इंडिया में की जा रही है, और उसकी वजह से कनाडा में, यूके में, जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी जो ज़्यादा है वो ऑब्वियसली हर जगह एहतजाज कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। हमारे अपने पाकिस्तानी बहन भाई भी लंदन में बड़ा पुरजोर गला फाड़कर, जंपे लगाकर और खिड़कियों से कूदने की कसर रह जाती है, बस उस तरह भी एहतजाज करते हैं। बहुत जज्बाती हैं हमारे भी वहाँ पे बहन भाई। पर मैं कभी कभार सोचती हूँ कि वहाँ इतनी आज़ादी है, आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो इतने अपस्केल नेबरहुड्स में वो चीखें मार मार के और दे आर स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स, जो कि टू बी ऑनेस्ट अगर मैं हक में भी लड़ रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो कि मतलब आप जरा एनवायरनमेंट तो देख लें। इनको नहीं हमारी प्रॉब्लम से गर्ज है और हम इनकी ज़िंदगी का चैन सुकून दिन रात इस तरह चीख थाड़ कर बर्बाद करते हैं, अपना भी मजाक बनवाते हैं और अपनी कौम का भी। That actually is the most troubling part। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब जरा अपने मसलों पे आ जाएं। आजकल करते करते कई माह गुजर गए, लेकिन IMF से डील होकर नहीं दे रही भाई अभी तक, और IMF की शर्तें जो हैं वो भी पूरी करके आवाम की बस हो गई है, और बिजली, गैस, पेट्रोल, यू नेम इट, इनकी कीमतों में तबाहकुन इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, और तारीख में पहली बार महंगाई की शरह जो है 40%, 40% से ऊपर चली गई है। मगर IMF की शर्तें जो हैं वो ख़त्म होने को नहीं आ रही, और जब पूरी हो भी जाती हैं तो तब भी वो सोचना स्टार्ट हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर भी बातें होने लगी हैं, और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइल पर समझौता ना करने का बयान देकर नई बहस छेड़ दी है कि क्या उनसे कहा गया था कि इस पे भी जरा बातें होंगी, तो उसके बाद कोई मतलब इट मेक्स यू वंडर ना कि क्या क्या बातें हो रही हैं। सियासी मुखालफीन इस पर सवालात उठा रहे हैं। शाह साहब ने क्या कहा, सुनिए। इसहाक डार साहब ने ये बयान सेनेट के फ्लोर पे क्यों दागा है? वो वजीर खजाना और बात कर रहे हैं एटमी असासों की। क्या उनका ये सब्जेक्ट है? क्या उन्हें ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि पूरे मुल्क में एक स्पेकुलेशन ने जन्म ले लिया है? किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारे एटमी असासों के बारे में हमसे सवाल जवाब करे। ये कौन होते हैं पूछने वाले कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए, हमारे मिसाइल्स की रेंज कितनी होनी चाहिए? मरियम साहिबा मुतालबात कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए। किस दुनिया में बैठे हैं? जरा इनकी सोच और इनकी कहते हैं ना फहमो फरासत को एग्जामिन कीजिए। हालांकि IMF के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर पीरेज ने इस हवाले से वजाहत देते हुए कह दिया है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी मुआहदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात नहीं की गई है। बहरहाल 1 साल हो गया बाय द वे, मईशत की बहाली की अब तक कोई उम्मीद, एब्सोल्यूट सिफर सन्नाटा है वहाँ पर, ठीक है, नज़र नहीं आ रही है। PDA हुकूमत अब भी तमाम मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार इमरान खान को ये करार दे रही है। जब वो ये करते थे ना तो तब भी हम सवाल उठाते थे, और अब ये कर रहे हैं जो मौजूदा हैं तब भी हम कह रहे हैं कि प्लीज़ बस कर दें। आपने 4.25 साल जो हुकूमत की है उसमें आपने पूरी मेहनत की कि इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाए। आपने पूरी मेहनत से IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिस मुआहदा को पूरा करते करते जो है ये महंगाई जो है ये आसमान को जो है वो पहुंच गई। आपने वो मुआहदा करने के बाद, जिससे पहले आप कहते थे कि मुआहदा करने या IMF के जाने से बेहतर है कि मैं पहले खुदकुशी कर लूंगा, वो बेखुदकुशी कर लेते। इस कौम की जान छूटती। खुदकुशी तो आपने नहीं की और आपने मुआहदा कर ली, फिर जाते जाते उस मुआहदे की वायलेशन कर। अब उस वायलेशन की वजह से जो है वो पाकिस्तान का जो है वो एतबार कोई नहीं। अब वो कहते हैं हर शर्त पहले पूरी करो, बाद में जो है वो हम आपके साथ जो है वो एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, अब मतलब कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन बात यह है कि द ब्रंट ऑफ इट वो पाकिस्तानी अवाम को ही उठाना पड़ रहा है। जिस डील के इंतज़ार में हम बैठे हुए थे ये कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा होते हुए। माशी एनालिस्ट खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि हुकूमत की जानिब से बार बार कहा गया है और टाली जा रही है या पता नहीं क्या कर रहे हैं कि IMF से डील के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं। अब तो हुई कि हुई, लेकिन बार बार देखा गया कि कोई मुआहदा हो नहीं पा रहा, क्योंकि महीनों, पहले हफ्तों गुजरते थे, अब महीनों गुजर रहे हैं और अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ये
आपको लगता नहीं है कि ये तशवीश की बात है कि यहाँ कोई डील हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल जी, ये बड़ी अनसर्टेन चीज़ है, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि बार बार ये पैगाम आता है कि जी हम इस हफ्ते चले जाएंगे या एक दो दिन में हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट कर लेंगे, और ये नहीं हो रहा। इसमें ऑफ कोर्स देखिए, एक बात समझने की ये आसान नहीं है, ये टिपिकल स्टैंडर्ड जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट नहीं है, और हम 23वें प्रोग्राम में हैं, उसको बहुत मुश्किल हो रही है हमें पूरा करना। ऑफ कोर्स गलतियाँ ज़्यादातर हमारी अपनी हैं जो कि इस नहज पे हमें ले आई हैं कि हम जो है वो इस वक्त जो है इसके बावजूद कि हमने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, हमने करेंसी को जो है उसकी कदर में कमी की है, हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, हमने सारी वो बर्डन जो है जो कि आवाम पे नहीं डालना चाहिए था वो सारा हमने डाला है, और एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किया है। आई थिंक IMF के 2-3 कंसर्न्स होंगे जो कि वैलिड भी होंगे, और उसका हम कुछ शायद जवाब नहीं दे पा रहे, और कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से भी वैसा रिस्पांस नहीं है जो हम पहले उनको लेवरेज करते रहे, यानी कि उनको हम कह कर IMF, वर्ल्ड बैंक और ये US के थ्रू हम अपनी जो है वो बात करवाते रहे हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। अब शायद वो भी एग्जॉस्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे कम करे, तो वो एक मैसेज जाता है, तो वो भी एक इशू है। दूसरा, शायद IMF ये भी कह रहा है कि $16 बिलियन के आप रिजर्व्स दिखाएं हमें, वो प्लान दें, तो वो भी एक मेरे ख्याल में अनसर्टन है। वो भी इतना आसान नहीं है $16 बिलियन करना, क्योंकि $7 अरब की तो हमें डेट की रीपेमेंट करनी है जून तक। वो $7 अरब पर अरेंज करना है, और फिर $3-4 अरब आपको चाहिए इकोनॉमी को अपने उस 3-4% की ग्रोथ पे लाने के लिए, जो कि अभी जो है हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू कम किया हुआ है। हमारे पास रिजर्व्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के साथ हुए हैं। तो ये थोड़ा सा एक है। और तीसरा चीज़ फिर ऑफ कोर्स एनर्जी क्राइसिस, जो हमारे यहाँ एनर्जी का एक सर्कुलर डेट का जो इशू है, उसका एक प्लान देना। तो मेरे ख्याल में इतनी आसान नहीं है इस मरतबा का स्टैंड बाय एग्रीमेंट, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम साहब कि इस डील का मरहला निकल भी जाएगा अगर, तो हम और आप और पूरी दुनिया यही सोचेगी, और ख़ासतौर पर डार साहब के वादों पर कौन कितना एतमाद करेगा कि ये कहते कब है, होता कब है। तो ये बेयकीनी की कैफियत या अनसर्टिनिटी ये तो कंटिन्यू करेगी, ये कभी ख़त्म की जा सकती है इन हालात में? सिंपल सी चीज़ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाए और चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएं तो गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन का भी ऑफ कोर्स एक तरह से गैप है, क्योंकि प्रीएम्प्ट ज़्यादा किया जा रहा है। पहले शायद बता दिया जाता है चीज़ होने से पहले, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक फाइनल चीज़ ना हो जाए, साइंड ना हो जाए कुछ चीज़ें, तो हमें शायद उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। या फिर एटलीस्ट जो मार्केट्स हैं, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उसको इस तरह से कंटेन किया जा सकता है कि बताया जाए, एक्चुअल बताया जाए कि ये सूरत हाल है, इसको मैनेज ऐसे किया जा रहा है, ये प्लान है। तो मेरे ख्याल में वो एक रिस्टोर कर सकता है कॉन्फिडेंस को, जो इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस वैसा नहीं है, ना एक्सचेंज मार्केट्स में है, ना कैपिटल मार्केट में है, फाइनेंशियल सेक्टर पे नहीं है, इन्वेस्टर का जो है इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक तो कम्युनिकेशन गैप है डेफिनेटली, और मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सिचुएशन को सही बताने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जल्द से जल्द अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया के पास जाने की ज़रूरत है, चाइना के पास जाने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है। वही आपको फिर मदद कर सकते हैं कि जी हम देखें, हम कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, इस वक्त हमें नीड है, और हम आपके साथ ये कमिट करते हैं। और मेरे ख्याल में सारे स्टेक होल्डर्स को आना पड़ेगा कमिटमेंट, इसको बैक्ड बाय ऑल पार्टीज, ऑल स्टेक होल्डर्स, ये कमिटमेंट होगी। IMF भी शायद इस वक्त ये सोच रहा है कि सारी कमिटमेंट आए सबकी तरफ से, एटलीस्ट एक कॉमन ग्राउंड ज़रूर हो। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि IMF डील और नो डील चले, इस पर सभी का इत्तेफाक है कि हमारे माशी निज़ाम में बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, और ख़र्च कम करना भी अहम है। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं या आलमी इदारे इसी 85 रुकनी काबीना वाली हुकूमत देख कर भी हमारी मदद के लिए तैयार हों, तो ये मुश्किल नज़र आता है। मतलब आपके ख्याल में, और हमें तो यही लगता है कि माशी मुज़ाकरात में इस तरह के ऑप्टिक्स की अहमियत भी तो होती होगी कि वो देख रहे हैं कि इधर एक्चुअली हमसे तो मदद मांगी जा रही है, लेकिन कुछ अपनी मदद खुद भी कर लो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी 100% होती है, 100% होती है। उसकी वजह यह है कि परसेप्शन ही आपकी रियलिटी बन जाती है, परसेप्शन ही सब कुछ होता है। जो कि आप अच्छा बिल्ड करें, बेहतर बिल्ड करें, अच्छा बताएं इन्वेस्टर्स को, अपने फ्रेंडली कंट्रीज को, अपने पार्टनर्स को, तो डेफिनेटली वो उस पर आपको वैल्यू करते हैं। तो देखें, ऑप्टिक्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर IMF आपके पास आके बैठा हुआ है, आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम खर्चे कट करेंगे और हम पास ऑन करेंगे प्राइसेस को, सब्सिडीज कम करेंगे, एट द सेम टाइम आप अपनी काबीना बढ़ा देते हैं,
तो देखिए ये मैसेज, ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है ना, तो ये मैसेज ही तो है कि IMF अगर आपको ये कहता है कि जी एक तरफ आप कमिट तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डिसीजन कुछ और ले रहे हैं, तो अगर कॉल और फेल में फर्क होगा आपके, तो डेफिनेटली ये मैसेज गलत जाएगा ना। इसको वॉर फुटिंग पे लेना है, इसको प्रायोरिटी लेनी है, सारे काम पीछे करें, इस वक्त IMF के साथ डील जल्दी मटेरियलाइज करें ताकि आगे हमें और IMF के लेवल के मुज़ाकरात हों या इवन नॉर्मल लाइफ में हमारी ज़िंदगी की जो डीलिंग्स होती हैं, अगर कोई भी आपके पास आता है मदद के लिए, ठीक है, और वो आए चला जा रहा है आपके पास मदद के लिए, और आप देख रहे हैं कि अभी तो इसने कोई 1800 सीसी गाड़ी रखी हुई थी और अब इसने 3000 रख ली है, घर में खाने पीने खाबे चल रहे हैं, तो फिर और फिर वो आपके पास मदद के लिए आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई क्या चल रहा है, तुम अपने मामला तो पहले सीधे करो, फिर मुझसे मदद मांगना। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है। शुक्रिया खुर्रम साहब। एंड परसेप्शन इज़ द न्यू रियलिटी, और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल और आजकल जिस पॉपुलैरिटी पर वो है मौजूद, उन्होंने अपनी परसेप्शन बिल्ड की है। ही हैज़ वर्कड इट आउट, और चाहे वो ये कहें कि ये मुझे मारना चाहते हैं या मुझे ये गिरफ्तार करना चाहते थे, पीपल बाय इट बिकॉज़ वो कहे चले जा रहे हैं, बताए चले जा रहे हैं। हुकूमत इसको बड़ा सब्सटेंशिएट करती है, मतलब ये जो ज़मान पार्क पे किया गया ना, ऐसी चीज़ों से फिर उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो पक्की हो जाती है कि सी आई टोल्ड यू। हालांकि हो सकता है कि ये बिल्कुल अलिफ लैलवी कहानी हो सकता है, लेकिन बन गई ना अब। लेकिन अब वो चूंकि कह रहे हैं और वो रिपीट करते हैं और वो बताते हैं और वो जिस अंदाज में कहते हैं, ही इज वेरी कन्विंसिंग एज वेल। एंड इन द सेम ब्रेथ, इसीलिए जब मुल्क के लिए हम जब मांग रहे होते हैं मदद दें और वो मुल्क में देखते हैं कि क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े खाने, मतलब इस किस्म की ये कॉल और फेल में जब तजाद होगा ना, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। खैर बात आगे नहीं बढ़ी हमारी IMF से अभी तक। अभी हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। भाई आपको पता है हुआ ये क्या हुआ ये कि हम इंतज़ार में थे ना, कुछ हम पिछले हफ्ते से बता रहे थे कि बहुत ड्राई मौसम है कराची में और बारिश होनी चाहिए, और फिर वीकेंड पे बारिश हो गई। अब बारिश हुई कहीं कुछ जगहों पे तो ओले भी पड़े, लेकिन वल्ला जो हम में से, हमारी पूरी टीम में से किसी ने ये बारिश देखी हो, लेकिन हुई है, सुनने में आ रहा है। ये अगर आप ये सोच रहे हो ये कौन सा इतना खूबसूरत कराची है तो है, कराची से बाहर एक कराची है जो बड़ा खूबसूरत है, ये और वहाँ है, बैरिया टाउन के मनाज़र हैं, और वहाँ बारिश भी हो जाती होती है, लगता है और ओले भी बड़े हैं। उनकी कनेक्शन है खुदा के साथ स्पेशल है ना, क्योंकि उनके पास बारिश भी हो जाती है, ग्रीनरी भी है, और उसके बाद मलीर एरिया में भी हमने सुना कि बारिश वगैरह हुई है। मॉडल कॉलोनी में मैंने सुना था कि बारिश हुई है, ओले पड़े, सुरजानी में भी हुई है, तो बस ये वहीं तक हुआ है। और जो हम जो इंतजार करके हम ऊपर देखते रहे, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं बरसा और नथिंग हैपेंड। अपने अमाल बेहतर करें, मेरा ख्याल है। अपने लिए गम में भी हैं। रमजान में क्या होने वाला है? मैं मौसमियात ने कहा है कि रमजान के पहले 10 दिन भी मौसम अच्छा रहेगा, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह। अच्छा, दिस वीक आपको पता है ना, एनी डे, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे, रमज़ान, आई एम रियली एक्साइटेड, आई लव रमज़ान। और रमज़ान में याद रखिएगा, वैसे तो हम आपको बताते रहेंगे कि हमारा शो सुबह से हट जाता है, मतलब एक जो लाइव शो होता है उसका रिपीट के तो चलते ही रहते हैं, वो होता है दोपहर को 4 to 6, दोपहर 4 to 6, जब भी पहला रोजा होगा। Anyhow, we are going to see you after this headline break. Welcome back जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा जी, वेलकम। अच्छा, एक बात जिससे हम PSL की टीम भी आपको पता है ना, अब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक रिवायत होती है ना, वो अनाउंस की गई है। सो हमने आपको ये बताना है कि PSL टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कौन कौन शामिल हैं। शाहीन अफरीदी, द विनिंग कैप्टन, विल बी द कैप्टन ऑफ द टीम। इट बी अ टीम अगर शाहीन अफरीदी ही ना हो इस टीम में। 5 खिलाड़ी हैं इसमें मुल्तान सुल्तान से, बिकॉज उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। 2 लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी लिए गए हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, रायली रूसो, आजम खान, कैरन पोलार्ड, इमाद वसीम है कराची से, शाहीन आफरीदी तो आपको बता ही दिया हमने, राशिद खान है, अब्बास आफरीदी को शामिल किया गया है, और एहसान उल्लाह भी टीम का हिस्सा है, और साइम अयूब को बतौर 12वां खिलाड़ी मुंतखब किया गया है ना। मतलब अच्छा, कोयटा से कोई नहीं है, पर कोयटा था मतलब मेक्स यू वंडर ना कि कोयटा इस PSL में कहीं आपको उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर आई, उनकी कोई और ये हम कोई तंजन नहीं कह रहे हैं, हमें दुख होता है फिर कोई भी टीम इस तरह जो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, जिसकी बड़ी शानदार तारीख भी रही हो, तो वी डोंट फील हैप्पी, यू नो,
talking about it in this way. But yes, hopefully next time क्वेटा अपनी तब्दील शुदा स्ट्रैटेजी के साथ आएगा और कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जी बॉटम लाइन ये है, एंड लेट अस गेट डाउन टू बिजनेस, जिसके लिए हम आए हैं। और आज हमारा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि इस पे एक ज़रा तफसीली बात होनी चाहिए, क्योंकि HBL PSL सीजन 8 में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स का टाइटल का भरपूर लाहौर कलंदर्स ने जी दिफा किया है, और शाहीन शाह अफरीदी की शानदार ऑल राउंडर परफॉर्मेंस। इस टूर्नामेंट में हमें शाहीन शाह अफरीदी एज एन ऑल राउंडर नजर आना स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने जिस तरह खुद इवॉल्व किया है, I think that is the mark of a true champion. Yeah. कि आप what new do you bring to the table, and this is what, और बतौर कैप्टन, and by the way can I just mention here again a 22-year-old captain, मतलब कि 22 साल के हैं, और कप्तानी जो उन्होंने दिखाई है सेकेंड टाइम इन अ रो is unbelievable. अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान के साथ आपको पता ही है इनका था फाइनल, और रायली रूसो की धुआंधार इनिंग्स, और सेकंड लास्ट ओवर में खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी ने क्या किया, और फिर भरपूर आपको पता ही है कि लाठी चार्ज हुआ थी, मतलब वो तो काफी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि which way we are going with this. लेकिन एक बार फिर लाहौर कलंदर के काबिल एतमाद बॉलर जमान खान ने किया 13 रन्स का जबरदस्त दिफा। अब्दुल्ला एक बात आ रही है, जब एक बहुत हिट मूवी हो और उसमें कोई मौला जट टाइप हीरो हो, तो वो मौला जट हीरो उतना तब ही बिग होता है जब उसका जो विलन हो या नेमेसिस हो वो भी बड़ा पावरफुल हो। तो यहाँ हमने कल देखा कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान मैच मेड इन हेवन था, मतलब इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। और जीतने का भी मजा तब आता है कि जब आप बहुत ही कोई खतरनाक किस्म के अपोनेंट से जीते हो, तो मीनिंगफुल हो जाती है ना वो विक्ट्री। तो हेंस यस्टरडेज डे बिफोर यस्टरडेज विक्ट्री वाज वेरी मीनिंगफुल, और मतलब वेल डिजर्व्ड जिसे कहा जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। थोड़ी सी ड्रेसिंग रूम की सेलिब्रेशन भी दिखाएं ना, मतलब आखिरी बॉल पे क्या हुआ हमें अपने घरों में समझ नहीं आ रही थी, हमारे टीवी लाउंजेस में समझ नहीं आ रहा था, हमारे मोहल्लों में समझ नहीं आ रही थी। कराची में वैसे हमारे मोहल्ले में वैसे ही लोग इर्द गिर्द परेशान हो गए थे कि इनके घर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने उन्हें बताया भाई हम दिल से और हर तरह से लाहौर कलंदर के जीतने का इंतजार कर रहे थे। हाउसिंग सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, वहाँ काफी रौला था, मुझे रौला था, वहाँ बहुत लॉरी है मेरा सुनाई दे रहा था हमें। सो ये है ड्रेसिंग रूम के मनाजिर, और ये इनके मेरे ख्याल है इनके साथ सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं, हमेशा से होते हैं, वेरी प्रोमिनेंट। और ये लड़का बड़े अरसे से इनके साथ बड़ा मेहनती लड़का है। अच्छा जी, ये सारा कुछ तो हुआ ही, उसके बाद आपको पता ही है रिवायती तौर पर माशाल्लाह इनामात की बरसात का सिलसिला भी जारी रहा, और उसमें किसके हाथ क्या आया ये भी हम पूछेंगे। और ये पूछने के लिए और ये सारा कुछ जानने के लिए हमारे साथ बड़े ही जबरदस्त आज तो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेविड टेक क्रिकेट लाहौर कलंदर और हमारी शान आकिब जावेद साहब। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं समीर राना साहब, CEO लाहौर कलंदर, और CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ साहब, जिनकी दरअसल मेहनत को यहाँ मेंशन करना, यहाँ उसका तस्करा करना, इनको अप्रिशिएट करना और दुनिया को ये बताना कि दिस इज हाउ यू मेक अ सिस्टम एंड देन यू विन। एब्सोल्युटली, मतलब वो तो बड़ा ही नजर आ रहा है हमें। लेकिन लेट अस स्टार्ट विद राना आतिफ, क्योंकि वो उनसे हमारी दोस्ती भी है, वो आते भी रहते हैं हमारे शो पे, और बड़े वादे इनको पता था, बहुत अरसे से इनको पता था कि नेक्स्ट टाइटल भी हमारा है। हाउ डिड ही नो? राना आतिफ, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। आपको किस तरह पता चल जाता है? यू वर ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट कि जी लाहौर कलंदर आ रहा है वापस। थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला। देखिए बात है, पहले दिन से चले जाते हैं जब हमने प्रोसेस शुरू किया था, और अनफॉर्चुनेटली जब टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो आकिब भाई को फिर हम रिक्वेस्ट करके वापस पाकिस्तान में लेके आए, यूएई के हेड कोच थे, और फिर हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो उस वक्त ये यकीन था कि पाकिस्तानी कौम का सरमाया है, और उनको अगर सही मानों में अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के शायद कोई आगे रहे, लोग हमें बैशिंग करते रहे, बट हमने अपना सफर जारी रखा, और 2-3 साल लगे हमें अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और फिर आपने देखा कि शाहीन हो, हारिस हो, फखर हो, अब्दुल्ला हो, कामरान गुलाम हो, मतलब अब ताहिर बेग जो लेटेस्ट एडिशन है। सो बिलीवेबिलिटी थी, और वही बिलीव था कि हम चूंकि प्रोसेस पे काम कर रहे थे और हमें पता था कि जिस दिन हमने जीतना शुरू किया तो हमें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
अच्छा आपने वैसे बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ आकिब जावेद, आपसे तो खैर हमारी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बात भी होती रही है, आप हमें बड़ा एनालिसिस भी देते रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स आपके थे जो आपने कहा था कि एक दफा लाहौर के अंदर ट्रैक पे आ गई तो फिर उतारा नहीं जा सकता। यू न्यू व्हाट यू वर डूइंग। आकिब भाई आपसे हम सर्टेनली ये जानना चाहते हैं कि अभी राना साहब जिक्र कर रहे थे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, बहुत जबरदस्त काफिश है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स इसने दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज ओनली द प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके नताइज जिस तरह लाहौर का फ्रेंचाइज एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ, एज चैंपियन एस्टैब्लिश हुआ, या और भी फैक्टर्स हैं, और भी चीजें हैं सिस्टम में जिस पे आप लोगों ने काम किया और इसके नतीजे आज सामने हैं सबके? देखिए जो अभी आतिफ ने बात की है ये प्लेयर डेवलपमेंट की, देखिए जब मैं 2016 में जब ये पहली दफा PSL आया था तो मैं यूएई में था, उससे पहले मुझे वो जो बांग्लादेश लीग है या CPL वो जो कैरिबियन लीग है उससे, और 2016 में 3 टीमों ने मुझे कहा था कोचिंग के लिए, तो नहीं कभी भी मुझे पसंद नहीं था और मैं इनको ये कहता था कि इसमें कोचिंग किधर है, मैं आऊंगा 3 दिन पहले आऊंगा, प्लेयर्स आएंगे, वो किधर से आएगा, कुछ लोकल होंगे, तो कोचिंग मीन्स व्हाट, नथिंग। तो जब ये तो मैंने 3 टीमों PSL की टीमों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ये नहीं पसंद है ही नहीं कोचिंग इसमें। तो फिर फाइनली मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये आतिफ राना मुझे मिलेगा जिंदगी में, और लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं ना कभी एट टाइम्स, तो फिर मैं इसकी खातिर आया पाकिस्तान, आई स्वेयर, और कोई नहीं है। और फिर आके जो पहली इनकी टीम थी उसमें आके जब मैंने देखा तो डिस्कशन हुई, असर अली सीरियसली ए कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर T20 टीम, नो। तो वहां से सफर शुरू हुआ, बहुत कोशिश की, ब्रैंडन को लेकर आए, ब्रैंडन मकल, वो द बेस्ट T20 या इवन वाइट बॉल क्रिकेटर, तो उसको लेकर आए, फिर बड़ी कोशिश की, बड़े बड़े नाम ले आए, लेकिन जब भी देखते थे डोमेस्टिक में अपने लोकल प्लेयर्स तो नजर नहीं आता है। तो इसलिए फिर शुरू करना पड़ा हमें अपना प्लेयर डेवलपमेंट, और फिर उसके नतीजे भी पूरी दुनिया ने देखे। समीर साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं, मुस्कुरा रहे हैं बीच में बैठ के। बिल्कुल, आपसे हमारी वैसे कम ही बात हुई है, लेकिन हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा है कि आप ऐसे छाए रहे हैं, और एक तो होता है टीम को इकट्ठे रखना, लेकिन आपने तो टीम के जो फॉलोअर्स और फैंस हैं थ्रू आउट पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने उनको भी इकट्ठे करके रखा है। इसलिए टीम तो काम एक कर रही थी, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है साथ साथ, that has been unbelievable। आप बेसिकली इनसे जानना चाह रही हैं क्या करते हैं? हाँ, करते क्या है आप वैसे? जमीन, थैंक यू वेरी मच हुमा एंड अब्दुल्ला, आप लोगों से वाकई मेरी बात कम होती है क्योंकि मेरी सारी बातें आतिफ और आकिब से हो जाती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को कंट्रोल करता हूँ क्योंकि इनको मेरे अलावा दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तो बड़ा मुश्किल काम है समीर साहब। दिस इज द मोस्ट मुश्किल काम एक्चुअली। हाँ, वो अगर आप सोचें कि ये कंट्रोल के बावजूद ये हालात हैं, अगर ना हो तो फिर क्या हालात होंगे। तो मेरा रोल जो है वो सिर्फ ये है कि 1 महीने की आकिब को सजा मिलती है और 11 महीनों की आतिफ को सजा मिलती है। तो ये हम करते रहते हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ऑब्वियसली, लेकिन जो लाहौर कलंदर का ब्रांड है उसके फैन फॉलोइंग जितनी भी है, और जिस तरह से उन्होंने 4 साल हम लोगों को सपोर्ट किया है, बावजूद इसके कि टीम वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकी, मेरा ख्याल में ये दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज होगी जिसके फैन फॉलोइंग बड़ी हारने के बावजूद। ये मैं नहीं कहता, ये राशिद खान जैसे लोग कहते हैं। तो अब उन फैंस का हक है कि हम उनके लिए जो भी कर सकें, और ये प्लेयर डेवलपमेंट भी एक तरह से उन्हीं फैंस के लिए ही किया गया था, क्योंकि उनमें से बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है, लाइक हारिस रऊफ हो गया, शहीन शाह हो गया, आतिफ ने भी 2-4 लोगों की बात की। तो मेरा रोल ये होता है कि एक तो टीम के साथ मैं टीम की कोऑर्डिनेशन वगैरह करता हूँ, प्लस सोशल मीडिया पे जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है फैंस के साथ एंगेजमेंट वगैरह जो काम है, तो सारे गंदे काम है ये इन्होंने मुझे दिए हुए हैं।
और सारे अच्छे काम इन्होंने खुद रखे हुए, लेकिन वो बड़े मुश्किल काम है। आप ये कह रहे हैं वैसे तो सारे ही अच्छे काम है। ये बताइएगा आतिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ वर यू कॉन्फिडेंट फ्रॉम डे वन कि हाँ यार ये हम चैंपियन तो थे लेकिन हम दिफा भी कर लेंगे, बिकॉज दे वर बैड डेज एंड दे वर बैड मैचेस एज वेल, और ऐसा लग रहा था कि शायद आगे चलकर मामलात मुश्किल हो जाएं, या फिर आपको अपने लड़कों, आकिब भाई और सब पे एतमाद था कि यार एंड में हम अपना 100% देंगे चाहे नतीजा कुछ भी हो, या फिर फाइनल तक पहुंचने का आपको यकीन था सिंस डे वन? 100% अब्दुल्ला। अब देखें फाइनल में भी इवन जब 115 में हमारे 5 आउट हुए तो ऊपर पीसीबी में उस्मान वाला जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे कहा कि आतिफ भाई क्या हो रहा है, मैंने कहा टेंशन ना ले हम जीत यार ये वाला, और ये मुझे पता है कि आप ऐसे ही हैं, ये इसके लिए तो आपको ना लाइफ कोचिंग शुरू करनी चाहिए कि मतलब उधर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आप दूसरों को कह देते हैं कि टेंशन ना लें, और यहाँ हमारा टेंशन से बुरा हाल हो रहा होता है। देखिए वो एक कंपनी के सीईओ आए थे उधर ग्राउंड में मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मुझे कहते यार तू हंस रहा है, तो टेंशन नहीं हो रही? मैंने कहा किस बात की टेंशन, ना मेरे हाथ में बैट है ना बॉल है। तो टीम जो बनानी थी वो हमने बना दी, बेस्ट रिसोर्सेज आकिब भाई, समीन, शाहीन की सूरत में हमने उनको दे दिए, लीडरशिप भी दे दी, तो पीछे तो रिजल्ट ही है ना, तो वो तो मिलना ही मिलना है। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको रिजल्ट ना मिले। और जिस तरह अब आप देखिए मेंटर हो रहे, तो ये जीत हॉकी के लिए बहुत जरूरी थी ताकि लोगों को एतमाद हो और वहां पे हम ये काम कर सके। अच्छा एक और ये अब ये चीजें कुछ नजर आ रही थी, एंड ऑब्वियसली इन दी एंड चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर जीत गया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन टेंशन भी हो जाती है उस चीज में। जैसे कि ड्यूरिंग द फाइनल डेविड वीजे की बारी थी बैटिंग करने की, लेकिन पीछे से जी हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं, वो लिटरली वो एक मीम होता है ना कि होल्ड माय चाय और मैं अभी 50 करके आता हूँ टाइप। तो ये कंफर्ट लेवल, ये डिसीजन मेकिंग, ये आज़ादी टू चेंज एट द लास्ट मोमेंट, ये सारे टीम मेंबर्स के पास थी, शाहीन शाह अफरीदी के पास थी, मतलब बड़ा कंफर्टेबली सब कुछ हो रहा था, कुछ टेंशन नहीं थी। या फिर आकिब भाई आपसे डिस्कस हुआ था ये पहले? हाँ, आकिब आप बताएं। देखिए मेरी बात सुने, लास्ट नाइट मैं और आतिफ एक डिनर पे गए हुए थे, तो वहाँ मुझे एक बंदा बोर्ड में ये कहते हैं कि ये शाहीन जो है ये क्या वाइट बॉल में ये क्या रेडी है? मैं क्या वो तो रेडी है, ये पूछें कि क्रिकेट बोर्ड रेडी है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जरूरी ये है कि आपको चाहिए क्या। हमारा तो माइंडसेट ये है कि इंसान है, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें, उसके टैलेंट को सपोर्ट करें। मैं नहीं समझता, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस जैसा ब्रेव क्रिकेटर इससे पहले नहीं देखा था। He is the one. Coming from Akib Javed, it is a big compliment. Yeah. Yes, talent, brave, heart, mind, कुछ भी ले ले, he is the best ever I have ever seen. तो फिर उसको इज्जत नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अपनी ईगो ले आएंगे, छोटी छोटी ईगोज होती हैं। कोई उसको मशवरा बाहर से नहीं जाता। We believe, जैसे समीन ने मुझे कहा था कि अगर भाई ये जो 11 अंदर खेल रहे हैं ना, इनकी जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, प्लेयर्स की कलेक्टिव इंटेलिजेंस, वो दुनिया में कोच क्या 10 कोच, 20 कोच, 100 कोच भी आ जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। And they are the best. They are there on the field. Respect them. We respect our captain and we respect our players. तो आकिब भाई आपको लगता है कि शाहीन अब पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपनी इस पोजीशन या इस जगह के लिए सीरियसली परसू करेंगे, अपनी कोशिश को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि वो आए तो हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देके प्रूफ किया है अपने आप को। देखिए डिपेंड तो अब क्रिकेट बोर्ड को। वैसे आपस की डिस्कशन क्या हुई थी? उनकी ख्वाहिश यही है? देखिए ख्वाहिश तो हर इंसान की, अगर जो क्रिकेटर है वो एज प्लेयर खेलता है तो कप्तान तो बनना चाहता है, बट अगेन वो एक ऐसा लीडर है कि जिसको पावर चाहिए, जिसको चॉइस चाहिए,
तो ये तो डिपेंड करता है कि नजम सेठी साहब या उसके चले कप्तान की चॉइस तो क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ देते हैं, ये ऊपर के नंबर पर आकर बैटिंग करने वाली चॉइस की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। देखिए वो तो एक ब्रेव बंदा ही ऐसा काम कर सकते हैं ना, इस वन जहाँ मुश्किल होगी वहाँ आप शाहीन अफरीदी को पाएंगे। अच्छा, ये मुश्किल होगी और मुश्किल के मामलात हैंडल करना है समीर राना साहब का काम। अब उनसे ये जानना है हमने कि कोई तो होगा हुमा जो मुश्किल थोड़ी थोड़ी क्रिएट करता होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सारे अच्छे बच्चे हों। डिसीजन मेकिंग की बात कर रही हूँ, जैसे जमान खान को लास्ट ओवर दे देना, ये फैसले किसके होते हैं विच एक्चुअली वर्क परफेक्टली, लेकिन हु डिसाइड्स एट द एंड? समीन आप बताएं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले 4 सालों में हम भी ये कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ रहे। हमने भी कोशिशें की, दुनिया इसके बड़े से बड़े एनालिस्ट और बड़े से बड़े सपोर्ट स्टाफ को लेके आए, लेकिन जो आकिब भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ओवर द इयर्स हमें एक बात का अंदाजा हुआ कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें जो प्लेयर्स का कलेक्टिव विजडम एंड इंटेलिजेंस है, दैट इज व्हाट मैटर। और अब जो हमारी पिछले 3-4 सालों से जो डिफरेंस रहा है अभी भी, बल्कि जब प्लेयर्स आते हैं, और ये मेरा ख्याल में लाहौर कलंदर एक प्रॉब्ली शायद वन ऑफ द फ्रेंचाइज जो ऐसे करती है, तो पहली मीटिंग मेरी और आकिब भाई की इनके साथ होती है, हम उनको ये बताते हैं कि देखें हम ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज की तरह ऑपरेट करते, हमारे यहाँ कोई वो लंबी लंबी मीटिंग्स नहीं, बॉलर्स मीटिंग, बैटर्स मीटिंग, असिस्टेंट मीटिंग, ओनर्स मीटिंग, कोच मीटिंग, हेड कोच मीटिंग, गॉड नोज हाउ मेनी मीटिंग्स। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि देखें ये जो फ्रेंचाइज है ना, इसके अंदर आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है किसी को कोचिंग करने का, तो ये जो कोचिंग का वर्ड है ये ओवर ब्लोन काइंड ऑफ अ चीज है इस सिनेरियो में। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको चेंज कर दिया, हमने ये कर दिया कि कोचिंग यहाँ नहीं होती, यहाँ मैनेजमेंट होती है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो प्लेयर्स के कलेक्टिव इंटेलिजेंस से होती है। क्योंकि अगर राशिद खान, वीजा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान को T20 क्रिकेट का नहीं पता, तो फिर जो बाहर लोग बैठे हैं जिन्होंने 10-10 साल पहले क्रिकेट छोड़ दिया था, उनको T20 कोचिंग का कहाँ से पता होगा? तो ये हमारी थॉट है, हम इसी के ऊपर बिलीव करते हैं। और आप डिसीजन मेकिंग जो होती है वो प्लेयर अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस से ग्राउंड के अंदर करते हैं, और उसमें फिर ये बहुत जरूरी है कि जो आपका लीडर है उसकी एक रिस्पेक्ट हो और वो कमांड करे टोटल रिस्पेक्ट, और सारे प्लेयर्स जो है उसको सपोर्ट करें। तो इस कल्चर को बिल्ड करते हैं हम, और इस कल्चर के अंडर और इस कल्चर के समझाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स कैप्टन्स कॉल। राना साहब, आतिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन बीच में इस टूर्नामेंट, इसी सीजन की बात करते हैं, कोई ऐसा मोमेंट आया जो आपके लिए यादगार रहा, या कोई ऐसा आपका शरारती बच्चा जो ज़रा तंग करता हो कि भाई मुझे इस कमरे में नहीं रहना, मुझे आज ये चाहिए खाने में या कुछ ऐसे कोई टैंट्रम वाला सीन होता है किसी के साथ? नहीं अब्दुल्ला, देखिए बात यह है कि एक तो सबसे पहली बात यह कि क्रिकेट के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि आकिब भाई और समीन करते हैं, तो मेरे लिए वो नो गो एरिया होता है। तो ये जो फरमाइशें आपसे आप तक नहीं पहुंचती कि ये बंदा ये फरमाइश कर रहा है? नहीं, वो समीन ने अपना नीलाम लगाया होता है उधर, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी इधर आया जियो पाकिस्तान में तो प्लॉट देगा या आईफोन देगा। है ना यार, ये सोच हमारी तरफ भी आई है, वैसे हम भी सोच रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू रियलिटी, जरा एक बात जरूर बताएं, टू बी द स्टार, जिस हम पहले बात कर रहे थे, एक हीरो बनने के लिए ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस तो चाहिए, लेकिन आपको इक्वली फॉर्मिडेबल अपोनेंट भी चाहिए। हाउ वाज मुल्तान सुल्तान, बिकॉज मुल्तान सुल्तान की भी बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, एंड फॉर देम टू बी अगेंस्ट लाहौर कलंदर, मतलब उनको हराने का मजा तो कुछ और ही होगा, बिकॉज दैट्स अ गुड टीम टू। आकिब आप बताएं। अच्छा मैं बताऊं, देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो कंपटीशन का लेवल है, मुझे एज क्रिकेटर, ये छोड़े कि मैं लाहौर का कोच हूँ या कुछ भी हूँ, ये थोड़ा सा कम हो रहा है। और अगर आप देखें तो कंपटीशन हार्ड होगा, लीग बढ़ेगी, चीजें बढ़ेंगी। आई थिंक मुल्तान की हमेशा से अगर आप देखें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। रिजवान की वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो इतना डिपेंडेबल है कि कल भी उसने स्कोर किया, अगर आउट ना होता मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। बट अगेन टूर्नामेंट हमेशा से मैं ये मेरा बिलीव कहता हूँ कि जिसकी बॉलिंग अच्छी है टूर्नामेंट वो टीम जीतेगी।
और अगर आप देखिए उनके जो दो बॉलर है एहसानुल्लाह और जो लेगी क्या नाम है उसका, उसामा मीर भी है, वो भी हमारे ही लड़के हैं। हमने उनको पिक किया, हमने उन्हें ट्रेंड किया, बट आई थिंक अगेन बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। टूर्नामेंट वही जीतेगा जिसके पास पक्के 5 बॉलर होंगे, इंटरनेशनली प्रूव्ड। एंड आई थिंक किसी दुनिया की इंटरनेशनल टीम के पास इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं होगी। अगर आपने गुर की बात और ये फार्मूला बता दिया तो आई वंडर फिर अगली दफा तो सारे ही इस फार्मूले पे अमल करेंगे, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम 2-टाइम चैंपियन। अच्छा जी, हम समीन साहब आपसे क्विकली ब्रीफली ये जान लें कि हमारे अपने तो होते ही हैं, लेकिन ये जो हमारे इंटरनेशनल लाहौर कलंदर के स्टार्स हैं, इनको इतना कैसे जोड़ के रखते हैं? मतलब वो तो और ज्यादा दीवाने लग रहे होते हैं। वेल जेल टीम कैसे, मतलब वो बाहर से आते हैं और एकदम जैसे कि बिछड़े कोई भाई दोस्त मिल रहे हो। ऐसा लगता है कि वाल मंडी में पैदा हुए थे सारे। वैसे हमारे लोकल प्लेयर और फॉरेन प्लेयर में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ दफा मैं भी उनके सामने उर्दू में बात करनी शुरू कर देता हूँ, लेकिन आकिब भाई ने जो बात की उस पर जस्ट मैं एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि एक टाइम था जब आपने पूछा ना मुल्तान के बारे में, एक टाइम था जब हम ओपोनेंट के बारे में सोचते थे कि ये टीम अच्छी होगी और ये इस तरह होगा। अब बिलीव यू मी कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी जीतना, इंडिविजुअल मैचेस के बारे में हम नहीं सोचते कि हम कराची से जीतेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये फोकस पहले होता था, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ ये फोकस है कि हमने ट्रॉफी जीतनी है, चाहे मुल्तान हो, कराची हो, क्वेटा हो, इस्लामाबाद हो या कोई भी हो। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा फॉरेन प्लेयर्स की आपने बात की। फॉरेन प्लेयर्स में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने जब प्लेयर किसी को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ उसकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर नहीं देखते। हम काफ़ी लकी रहे इस मामले में, अपनी सिलेक्शंस के मामले में, कि प्लेयर्स तो हमें अच्छे मिले ही मिले, लेकिन जैसे वो इंसान हैं, जिस तरह राशिद हैं या डेविड हैं या सैम बिलिंग है और अब कलंदर के सिकंदर रजा जो है, ये एज ए ह्यूमन दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट पीपल आई हैव सीन। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करते इस फैमिली and I'm sure they think the same about you, because आपको ना सिर्फ प्लेयर्स अच्छे मिले, इंसान अच्छे मिले, उन्हें भी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट मिली, इतना ख्याल करती है, जैसे कहते हैं इनामात की बरसात भी करती है। मिलते हैं। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस थैंक यू राना आतिफ साहब, थैंक यू समीर राना साहब, एंड गुड लक फॉर द हॉकी लीग। राना साहब, आतिफ साहब खुसूसी तौर पर आपको, और हॉकी के लिए जो अब काविश लाहौर कलंदर शुरू करने लगा है उस पर हम नजर रखेंगे, उसको प्रमोट भी करेंगे। तो जहां इनको लगता है कि देयर इज पोटेंशियल तो वो उसको पिकअप कर लेते होते हैं, और जो खुशियां इन्होंने हमें दी हैं ना थ्रू आउट PSL, दैट इज अमेजिंग कि इतने अच्छे मैचेस। थैंक यू टू ऑल द लीग्स। एक्चुअली हम ले रहे हैं ऑल द टीम्स रादर, हम ले रहे हैं ब्रेक। अच्छा जी, मेडिकल की फील्ड आपको बताइए, वेलकम बैक, और बहुत तेज़ी से तरक्की करती है, और ऐसे में कोलैबोरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और हमारी जो आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल है, या ये तो अपने ट्रेनर्स को भेजता रहता है, या फिर दुनिया भर से लोग यहाँ आते रहते हैं ताकि नई नई चीज़ें सीख सकें, जो हम भी सीख सकें उनसे और वो भी हमारे यहाँ से सीख सकें, दुनिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। और फिर आपको पता है जो आ रहे होते हैं वो तो हमारे शो पे तो आते ही हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम हो जो आपको इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान बाय द वे बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में कुछ सालों से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम चला रहा है आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के ताउन से, और ये अब दुनिया के लिए रोल मॉडल साबित हो रहा है ये प्रोग्राम। और इसी सिलसिले में डॉक्टर रामू खरल आए हैं ऑल द वे फ्रॉम द US, वैसे नेपाल से इनका ताल्लुक है, और ये ऐसा ही एक प्रोग्राम नेपाल में शुरू करना चाहते हैं। सी थिंग्स दैट पीपल वांट टू लर्न फ्रॉम अस, और वी आर सो हैप्पी दैट ही इज हियर। डॉक्टर रामू, और जबरदस्त उर्दू बोलते हैं डॉक्टर रामू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्या हाल है आपका? ये बहुत से हमारे पाकिस्तानी दोस्तों से अच्छी उर्दू बोलते हैं थोड़ी सी हमसे। जी आदाब अर्ज, हुमा जी और अब्दुल्ला साहब, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ। अच्छा, वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। एक तो आप उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं जिसके लिए आप आए हुए हैं। हाउ डज इट फील टू बी इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिकली? बहुत मेरा वक्त अब तक ज़बरदस्त गुजर रहा है यहाँ की। पहले तो यहाँ की मेहमान नवाजी जो है हैरत अंगेज़ है, बहुत खुश लग रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ की अवाम नेपाली लोगों को ऐसे ही पसंद करती है और हम भी करते हैं। आप तो फिर नेपाली लगते भी नहीं हैं पाकिस्तानी। हाँ, और यू पास बाय एज ए नेपाली। तो हम देखिए
जियोग्राफी में तो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है और हमारे माउंटेन्स तो हमें कनेक्ट ही करती हैं, तो सिर्फ बॉर्डर्स ही हैं हमारे जो हमें अलग करती हैं, तो या डेफिनेटली आई कैन पास हियर एज यू नो। जबरदस्त। सो डॉक्टर राबो पे हम नेपाल पे भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले जरा प्रोग्राम का पूछ ले। देखो, यू नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, वी नीडेड टू आस्क हिम अबाउट यू नो दैट, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम, टेल अस अबाउट इट। या एब्सोल्युटली, यू नो पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम बहुत अमेजिंग प्रोग्राम, इसकी इब्तिदा 3 साल पहले हुई थी और AKU के पार्टनरशिप में डॉक्टर जुनैद रज़ाक हैं जो अभी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, मगर उनकी AKU से भी उनका AKU की भी ताल्लुक़ है और वो पहले से ही AKU में काम करे थे और EMS सिस्टम डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो 3 साल आगे इन्होंने प्रोग्राम ये क्यों शुरू की, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के नंबर्स देखें तो हर एक रोज़ 30 लोग कार्डियक अरेस्ट से इंतकाल होती है। और आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट 10% तक रिवाइवल हो सकती है अगर बाईस्टैंडर को CPR, बाईस्टैंडर का मतलब है आम लोग जो उनके पास होते हैं। जैसे माने कि मेरा कार्डियक अरेस्ट हुआ, आप यहाँ हैं और आपको पता है, तो अगर आप मुझे CPR दें तो मेरा 10% तक चांस हो सकता है। तो पाकिस्तान में नंबर वो क्या था, 0% था 2016 में। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम की इब्तिदा की और उनका गोल ये है कि 10 साल तक वो लोग 1 करोड़ लोगों को CPR सिखाना चाहते हैं। और ये करोड़ लोग कौन होंगे? लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, anybody that you know, really just anybody। इनका ये है कि ये फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं और आप बिजनेसेस हो, आप आर्मी हो, आप पुलिस हो, स्टूडेंट्स हो, अभी तो ये नेशनल करिकुलम में भी इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो इनकी मकसद है कि हर कोई को सिखाएं ताकि एक तरीके से कल्चर का भी चेंज हो जाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाए मेरे आगे तो सिर्फ मेरी काम ये नहीं कि मैं तस्वीर लूं या भागूं, राइट? आप कुछ कर सकते हो क्योंकि क्या होता है कि आपके ब्रेन डेथ होने में 3-4 मिनट लगते हैं। तो आप एम्बुलेंस को इंतजार करेंगे तो वो कभी भी सर्वाइवल नहीं होगा। तो अगर आप कुछ करेंगे, कोई और एम्बुलेंस बुलाएगा तो शायद दैट पर्सन कैन हैव अ चांस। सो यही दिस इज द सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस बिहाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा याद इधर दिलाना चाहती हूँ हमारी टीम को। कुछ साल पहले भी हम कोशिश करते रहते हैं आपको याद दिलाने के जरिए, बिल्कुल हमने आपको सिखाया भी था। और वैसे तो पूरी एक लिस्ट है स्टूडेंट्स एंड बिजनेसेस और सब कुछ, लेकिन हाउसवाइफ जो घर के अंदर खवातीन हैं उनको भी आना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो क्योंकि घर पे बुजुर्ग होते हैं, कितने लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। अच्छा, वैसे एक रिमाइंडर मुझे वैसे जहन में अटक गया, वो हाथ रख के सीने के उल्टे तरफ दबाना होता है? नहीं, ज़्यादातर के सेंटर में होता है। सीने में थोड़ा नीचे तक एक सॉफ्ट जगह होता है, सॉफ्ट में नहीं, उसके थोड़ा ऊपर दबाना होता है। और हाथ का भी थोड़ा टेक्निक होता है, आप ऐसे रखें जिसको हम दिखा भी रहे हैं तो आप साथ साथ इसको एग्जैक्टली। ये हमारे परसों की ट्रेनिंग की वीडियो है और ये हमारे PLSP के बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर और बहुत सालों से किया इन्होंने, शोएब साहब हैं। तो हम एक स्कूल में जाके टीचर्स को सिखा रहे थे इसमें। तो इसका टेक्निक होता है, मगर ये टेक्निक सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप ये ट्रेनिंग हमने 3-4 घंटे में ख़त्म की थी 24 टीचर्स के लिए। इंसान को सीख के कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इनके ज़रूरत पड़े तो आप अब नेपाल जाकर यही प्रोग्राम, ऐसा ही एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये क्या है कि मुझे लगता है हम एक दूसरे से बहुत चीज़ सीख सकते हैं। और जो पाकिस्तान में जब मैंने सुना कि डॉक्टर रज़ाक के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हम भी नेपाल में ऐसे ही प्रोग्राम शुरू करने की आसान है वहाँ शुरू करना चीज़ें या फिर मुश्किल होती है? मुश्किल तो ये सब चीज़ें मुश्किल होती है शुरू करने के लिए, क्योंकि देखिए सब हमारे जो मसले हैं एक ही तरीके के हैं। इस रीजन सियासत में है या इकॉनमी में है, या हाँ एक ही किस्म के हैं, तो कठिन होती है। मगर हमारी मकसद ये है कि जब हम शुरू करेंगे तो कुछ यहाँ तो 3 साल में तो कुछ सीखे होंगे, कुछ बदलाव करे होंगे। जब शुरू किया था तो मेरा मकसद ये है कि मैं सीखूं कि क्या क्या अच्छी तरह से किया इन्होंने, क्या क्या बुरी तरह से किया इन्होंने। तो हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे जगह में तो इन लेसन्स के साथ मैं हैरान हूँ इस सारी गुफ्तगू में। चले ये CPR तो हो ही गया, हो भी जाएगा, लेकिन ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं और ऐसे लग रहा है कि हमारी गुफ्तगू से आपको कि पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी? पाकिस्तानी नहीं है
कहाँ से सीखी आपने, अब ये तो बताइए। जी वैसे उर्दू से तो मुझे मोहब्बत ही है और उर्दू शेर और शायरी से मोहब्बत है, मगर सिर्फ मोहब्बत और शौक़ ही नहीं, बल्कि मैंने इसमें तालीम ही ली है। 5 साल अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो मैंने UT ऑस्टिन USA में की थी वो उर्दू में ही थी। क्यों? भी साथ पढ़ी जी क्यों? नहीं ये मुझे बहुत सवाल आती है क्यों पढ़ा, तो आई विल से ये क्रेडिट मेरे उस्ताद पे जाती है। मैं एक सॉर्ट ऑफ रोमांटिसाइज कहानी हो सकती है ये, मगर सिर्फ ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ कि मैं हिंदी उर्दू इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा था, ठीक है, हिंदी का भी उर्दू का भी, तो हमें चूज कर होल्ड दैट थॉट और इसको हम यहाँ पे रोकेंगे और इसको हम जरा सस्पेंस बढ़ाएंगे और ब्रेक लेंगे एंड देन वी आर गोना कम बैक एंड लिसन टू द होल स्टोरी। डॉक्टर रामू खरल इज विद अस, बहुत सी बातें इनसे करनी है, हम जरा इंट्रीग हुए हैं आज बड़े दिनों बाद। डॉक्टर रामू खरल हमारे साथ हैं, इनका तो सरनेम भी हमारे दोस्तों जैसा है। कनेक्शंस बना लिए, अब हम चाहेंगे इधर ही रहे। लेकिन एक कनेक्शन जो हमारा जुबान का बना है वो बड़ा हमें इंस्पायर भी कर रहा है, बिकॉज ये नेपाल में ही पैदा हुए, 8th ग्रेड में अमेरिका मूव हुए, उसके बाद इन्होंने डॉक्टरी की तालीम के साथ साथ उर्दू इतनी अच्छी कैसे सीख ली। तो क्या वो पहला मोमेंट था या कोई इंसिडेंट था या कोई शख्स था जिसके बाद आपने सोचा कि यार अब ये ज़बान बड़ी मीठी है, ये सीखते हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था जब मेरे उस्ताद आए उर्दू 101 फर्स्ट क्लास और हम 7 जने थे, वो आगे गए बोर्ड में, ठीक है, और हमने सोचा कुछ अलीफ बे पे सीखेंगे, नहीं, बोर्ड में कुछ लिखने लगे और बोलने लगे कि गुंशे ना शगुफ्ता को दूर से मत देखा के यूं, बोसे को पूछता हूँ मैं मुंह से मुझे बता के यूं। ओहो, तब से और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि देख रहे थे क्या बात क्या है, हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, राइट। और फिर उनके कहने लगे गालिब 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 गालिब, तो वो 1.5 आवर की क्लास थी, उसी शेर के ऊपर हमने बात की कि क्या हो सकता है इसके बीच डिफरेंट, राइट। तो उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन जो इबाम होती है शेर और शायरी में, तो वही इबाम इज़ रियली व्हाट अट्रैक्टेड मी दैट फर्स्ट टाइम, तो वो हुक थी। तो मैंने सोचा नहीं, मैं उर्दू में ही फोकस करूंगा। उसके बाद तो जबरदस्त हुक दिया कि अलिफ बे तो वुड हैव जस्ट बोर्ड यू टू डेथ। तो रियली डॉक्टर हैदर की शागिर्दी में तो 5 साल फिर हम फिर इंडिया भी गए उर्दू सीखने के लिए, लखनऊ गए, दक्कन गए, हैदराबाद, दिल्ली गए, गालिब के मज़ार में गए, बहुत सारे दाग के मज़ार में जाकर दाग को पढ़े, तो ऐसा जो इनरिचिंग उर्दू का एक्सपीरियंस मिला, तो आई थिंक इट ऑल the credit is to the teacher because with I think anyone would be hooked, right? Like उस्ताद ऐसे मिल जाए ना तो फिर आपके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। I hope कि you also turn out to be such a great teacher as well, जो आप CPR या दीगर चीज़ें सिखाएंगे hopefully। और चलें जी, आप 3 दिन और हैं पाकिस्तान में, 7 जाना है। Hope you have a wonderful experience। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। Please come back as well, क्योंकि आप तो हमारे ही लगते हैं, अब लगता है कि पाकिस्तानी हैं और काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। Thank you so much for being here। बहुत शुक्रिया। Alright जी, that is it for today and बाकी सारा दिन आपको पता ही है खबरों पे क्या चल रहा है। हम जरा कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे कल आपसे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। Have a great day. Bye.